जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो आज हमारे युवा साथियों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज हम ट्विटर में एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका हैशटैग है जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट। मैं चाहता हूं कि इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आज लाखों ट्वीट किए जाएं ताकि हमारी सरकार को, मोदी जी को यह पता चले कि युवा आपकी इस स्कीम के खिलाफ हैं, अग्निपथ योजना के खिलाफ हैं। खिलाफ क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण तो यह कि जो युवा पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, सेना में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे थे, जिनका आर्मी एग्जाम पेंडिंग है, जिनकी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग पेंडिंग है, और जो पुरानी भर्तियां जिनके लिए लोगों ने 4 से 5 साल तक मेहनत की है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है सरकार उन पुरानी भर्तियों को कराए, पहला पॉइंट। उसके अलावा इस अग्निपथ योजना पे जो सरकार लेकर आई है उसमें कुछ कमियां हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को वो सारी की सारी कमियां मैं बताना चाहता हूं। मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ जो भी यहाँ मोदी जी के भक्त हैं या बीजेपी के भक्त हैं, उनको लगता हो कि भाई रविंद्र फौजी तो कांग्रेस की चाल में है, फलाना है। मैं ये जो तिरंगा दिख रहा है ना, और ये वर्दी है, इसकी मेरे भगवान की सबकी कसम खाकर कहता हूं कि आज तक मैंने मोदी जी को ही वोट दिया है और मोदी जी को ही सबसे अच्छा लीडर माना है। लेकिन अब मैं एक सैनिक होने के नाते, मेरी रगों में एक क्षत्रिय कुल होने के नाते, क्योंकि हमारा धर्म है जब जब हमारी इस मातृभूमि पर संकट आता है तो सबसे पहले हमारा धर्म हमें कहता है कि इसकी रक्षा के लिए कूद पड़ो, अगर जान देनी है तो जान भी दे दो। तो वो सब करते हुए मैं इस योजना का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको गिना दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक मोदी जी को वोट देता था, लेकिन अगर मोदी जी ने इस स्कीम को वापस नहीं किया, युवाओं का एग्जाम नहीं कराया, एयरफोर्स वालों की ज्वाइनिंग नहीं दी और इसकी कमियां पूरी नहीं की, तो मैं भविष्य में कसम खाता हूं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, चाहे बीजेपी में मेरा सगे भाई क्यों नहीं कैंडिडेट हो, नहीं दूंगा वोट। और मैं बाकी युवाओं से भी यही अपील करना चाहता हूं कि आज आप सबसे पहले, क्योंकि कोई भी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जनशक्ति, जनसमूह की जरूरत है, और वो जनसमूह आज सरकार को हिला सकता है। हालांकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और उसका आगे क्या हो रहा है मैं इस वीडियो में उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि सबसे पहले जरूरी है जनसमूह, जनशक्ति। और जनशक्ति जब आपस में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि कोई भी सरकार, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से कुछ एक सीख ले ली। मैं यहाँ एक चीज और बताऊंगा, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जो भी पार्टी है ना, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी। लेकिन पब्लिक को किसी मुद्दे पर एक रहना है। डिवाइड हो गए ना, अंग्रेजों ने एक रूल निकाला था कि जब पब्लिक एक होती है उनको डिवाइड एंड रूल में डाल दो, कि इनको अलग अलग कर दो तो इनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो सबसे पहले युवाओं से मैं एक वादा लेना चाहता हूं कि आप अलग अलग मत बटो। जैसे अभी ट्विटर में कुछ एक लोग एयरफोर्स का दे दो साहब, एयरफोर्स का तो 100% हो चुका है। आर्मी वाले सब, हम तो एनसीसी वाले हैं, हमने 3 साल अलग मेहनत करी और हमारा तो टेस्ट नहीं भी होगा, हमें भी दे दो साहब। अगर आप इस तरह बढ़ते हो तो आपकी शक्ति कमजोर होगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपको फिर कहता हूं, आपको संगठित रहना है। हर एक जो पुरानी भर्तियां जो सरकार ने चलाई हैं, चाहे उनका एयरफोर्स का एनरोलमेंट समझो या उनका टेस्ट का रिजल्ट बाकी समझो, या आर्मी के मेडिकल फिजिकल फिट कैंडिडेट जिनका सिर्फ एग्जाम होना था, उन सबको एक साथ लेकर लड़ाई लड़नी है आप लोगों ने। और आपके इलाके में आपके एमपी, एमएलए, जिनको भी आपने वोट दिया है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, उनसे भी सवाल करो कि साहब आज आप चुप क्यों हो। सबसे बड़ी लड़ाई अभी संसद में 18 तारीख से जो संसद का सत्र शुरू होगा, उस पर नजर रखो कि कौन आपका एमपी, एमएलए, चाहे किसी भी पार्टी का है, वो आपकी आवाज उठा रहा है या नहीं उठा रहा। अगर नहीं उठा रहा
क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं कि जी मैं तो बोलूंगा ही नहीं कुछ भी। लेकिन उन चुप्पी साधने वालों का अधिकार नहीं कि दोबारा वो आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए। अगर वो वोट मांगने आते हैं चुप रहकर तो उनका अच्छे से स्वागत करना है। और जो आपके खिलाफ बोलकर कि नहीं जी सरकार ने सही किया है, ये योजना सही, जो ऐसे कह रहे हैं उनका और अच्छे से स्वागत करना है जब वो वोट मांगने आए। क्यों, जब अगर सरकार किसी चीज से भी नहीं हिलेगी तो फिर सरकार को परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी हमारी लड़ाई होगी और वो हम लड़ेंगे। आगामी किसी भी राज्य में अगर चुनाव होगा, मैं, मेरी टीम और इन युवाओं की टीम को हम ले जाकर वहां फुल बहिष्कार करेंगे जो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। हमारा पहला मकसद ये होगा। वोट पर हमें विश्वास है, मैं फिर कह रहा हूं, उसकी बताएंगे कि हमारे पक्ष में क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर सारी चीजें नहीं होती है तो फिर आखिरी लड़ाई होगी सरकार को ही चेंज करना। जिन जनशक्ति ने, जिन युवाओं ने इस सरकार को वहां पहुंचाया है वो वहां से नीचे भी ला सकते हैं। और ये नेता आपको पता है तभी हिलते हैं जब इनकी कुर्सी हिले। इन्हें कोई मतलब नहीं है, जनता मर रही है, मरने दो, कोई कुछ कह रहा है तो करने दो। मैं मानता हूं मोदी जी एक अकेले या कुछ एक नेता हैं जो अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे। उनके कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं, वो कहाँ ले जाएंगे। वो कहते हैं हम तो झोला ठाकर चल देंगे, फकीर हैं साहब। आप तो फकीर हैं, लेकिन आपके नाम से जो और भर रहे हैं अपनी तिजोरियां, अपने बच्चों को बोलते हैं ना वंशवाद, उनको लेके आ रहे हैं। और वो सिर्फ ने सिर्फ आपको झूठा चश्मा पहरा रहे हैं मोदी जी कि भाई ये स्कीम सही है। तो मैं चंद एक लाइन इस स्कीम के लिए भी बता देता हूं। पहले जो हमारे नेतागण हैं जो ये कहते हैं कि ये स्कीम हम बाहर से विदेश की तर्ज पर लाए हैं। विदेशों में चाहे यूक्रेन ले लो या कहीं भी, जो कहते हैं कि वहां हर आदमी 4 साल बड़े लड़ाए थे, या रूस ले लो, रूस इतनी बड़ी महाशक्ति यूक्रेन को इतने दिन में नहीं हरा पाई। क्यों? क्योंकि वही 4 साल वाले सैनिक है, जो कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है युद्ध में। लेकिन अगर परमानेंट सेना होती तो जैसे हमने एक ही दिन में लाहौर में झंडे गाड़ दिए थे, एक दिन में, क्योंकि हमारी वो स्थायी सेना और भारत का एक सैनिक इतना मजबूत सैनिक है कि उसने आर पार कर दिया था। हम किसी भी लड़ाई को एक दिन में लड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये जो 4-4 साल वाले आएंगे ना, उसके बाद हमारा भी वही हाल होगा। और हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आपको पता है भारत की स्थिति क्या है। चलो फिर भी ये कहते हैं कि लाओ विदेश की तर्ज पर, तो विदेश की तर्ज पर सबसे पहले ये खुद क्यों नहीं इसमें आगे आते। विदेशों में जैसे अमेरिका जैसी महाशक्ति में 2 बार के बाद में तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनता है, तो क्यों मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्यों नहीं सिर्फ नेताओं को भी 4 साल का टर्म देकर इनको अलविदा कह दिया जाए, दोबारा चुनाव में नहीं आए। ये कहते हैं बहुत से लोग। देखो आम पब्लिक से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फौजियों की इतनी तनख्वाह क्यों दी जाती है, क्या मतलब है फौजियों को पेंशन देने का। इतने अनपढ़ लोग फौजी 10वीं 12वीं पास, इनको इतना इतना बजट मिल रहा है और फिर भी ये कर रहे हैं। जिन लोगों के दिमाग में वहम है उनको मैं बता दूं कि फौजी 24 घंटे की तनख्वाह लेता है जब वो वहां चाहे अपने प्राण देने के लिए या 24 घंटे दूर अपनी फैमिली से पड़ा रहता है। समय पे अगर घर पे कोई शादी होगी, कोई फंक्शन होगा, उसको छुट्टी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि डेथ भी हो जाएगी तो हमारे ही अधिकारी हमें बोलेंगे कि हाँ कोई माँ बाप तो नहीं था तुम्हारा सगा। माँ बाप होगा तब भी वहाँ अंतिम संस्कार होने के बाद पहुँचते हैं। कई लोग तो ऐसे ऐसे हैं। अब तो थोड़ा सा सुविधाएं होंगी, कोशिश करके भागदौड़ से पहुंच जाते। नहीं तो पहले जब दिन हो जाते थे 10-12 दिन बाद, माँ बाप मरने के बाद फौजी पहुंचते थे। अपने बहुत से फौजी अपने हाथ पैर अंग भंग करवा कर रिटायर्ड होते हैं। क्या देती है उनको सरकार? 8-10 हज़ार रुपए हाथ पैर कटने के बाद उनको डिसेबिलिटी पेंशन। उसमें भी भेदभाव कि अफसर को ज्यादा और जवान को कम। यहां तक कि दोनों पैर कटा के बैठे, कोई दोनों हाथ कटा के बैठे। कटाओगे क्या आप लोग? तो फौजी आपको कारगिल युद्ध 71 का युद्ध होता है तभी याद आते हैं। और अब और याद आएंगे जब पाकिस्तान और चाइना की नजरें गड़ी बैठी हैं कि कब ये सिस्टम लागू हो और कब ये अनुभवहीन सेना बॉर्डर पर बैठे और कब इनको झपट लें। मैं पूछना चाहता हूं, आप जो भी चाहिए, आप ट्रक ड्राइवर से लगा लो या आप कोई बिजनेसमैन हो या आप कोई दुकानदार हो, क्या आप अपनी दुकान पर या अपने ट्रक में या किसी भी बिजनेस पे आप 1 या 2 साल के अनुभव वाले लड़कों को बैठाओगे या आप अनुभव वाला लड़का मांगते हो? हर जगह जब ये पूछा जाता है कितने साल का अनुभव है, डिप्लोमा कितने साल का है, ITI कितनी साल की है, तो फिर आप देश की सुरक्षा को क्यों सौंपना चाहते हैं 4 साल वालों के लिए? ये खुद नेता, मैंने सवाल किया था कि
प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, क्यों इनको एनएसजी एसपीजी चाहिए? क्यों नहीं ये छोड़ देते देश को? इसके सवाल है कि भाई हाँ, हम इन्हीं 4 साल वालों को, अग्निवीरों को रख लेंगे। वहां बीजेपी के नेता कहते हैं कि रिटायर होकर हम तो इनको सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। तो क्या चौकीदार के लिए इनको भर्ती किया जा रहा है? कितने महामूर्ख लोग हो रखे हैं जो कहते हैं कि क्या है, सब हो जाएगा फलाना। अरे हो कैसे जाएगा? जब अंदर तक घुस के आ जाएगा पाकिस्तान, उधर से चाइना, और जब गुलामी का झंडा गाड़ देगा ना तब तुम्हें याद आएगा कि यार रविंद्र फौजी कह रहा था वो सही था। सरकार बजट करने का बात करती है कि बजट कम करना है। बजट कम करना है तो सबसे पहले क्यों नहीं इन सांसदों की, एमपी एमएलए की, इनकी तनख्वाह कम, इनकी पेंशन बंद की जाए? क्यों इनको 2-2, 4-4, 5-5 पेंशन दी जाती है? वैसे कहते हैं कि लोगों को फ्री अनाज मत बांटो, फ्री ये मत करो, तो गरीब लोगों के लिए सब याद आ जाता है कि फ्री इलाज मत दो। आपकी लाखों रुपए तनख्वाह और लाखों की गड़बड़ी करके जो उसमें फॉर्च्यूनर और पता नहीं कौन कौन सी ऑडी की किस लैंड रोवर कारों में घूमने वालों को वहां संसद में आपको दिया जाता है चंद 5 रुपए 10 रुपए में लग्जरी खाना। वहां आपको सब्सिडी चाहिए, क्यों नहीं उसको बंद करते? क्या जरूरत थी आपको एक नई संसद की निर्माण करने की जहां काम चल रहा था? देश गरीब है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि मैं एक फटे कुर्ते में भी रह सकता हूं क्योंकि मेरे देश का किसान जवान ऐसे घूम रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इस चीज पर कहते हैं कि हाँ मैं भी एक गमछा लेकर घूमूं? हम योगी जी की मिसाल दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है कि वो एक ही उसमें रहते हैं चोले में, अच्छी बात है, वो बोले तो जचे भी। लेकिन खुद जो अलग अलग भेष धारण कर नई संसद बनवा रहे हैं, नए कहीं कुछ खर्चे कर रहे हैं, क्या जरूरत है? समय पर जरूरत पड़ती है कि आपको बुलेट ट्रेन पता नहीं क्या क्या लेके आओ, लेकिन आप उन चीजों को लाने के लिए अपने देश की सुरक्षा से समझौता करोगे, उसी पर लोग कब्जा कर बैठ जाएंगे। चला कब से टेलीफोन का खर्चा मोबाइल आने के बाद में 500,000 रुपए में चलता है, अभी भी 18,000 पत्ते आप अपने एमपी एमएलए को दे रहे हो। कोई भी पार्टी इसमें नहीं कहने के लिए तैयार है। एक सिर्फ और सिर्फ वरुण गांधी और एक और किसी ने कहा था कि हाँ मैं पेंशन छोड़ दूंगा। उसके अलावा क्यों सब मुंह सील कर बैठे हैं? अगर इतनी ही वो देशभक्ति है तो इन लोगों में। मैं जनता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नेताओं को नहीं। नेता नहीं समझेंगे। नेता अपनी विदेशों की तर्ज पर बात करें तो विदेश में रिटायर होने के बाद में ओबामा जैसे राष्ट्रपति आज रेस्टोरेंट खोलकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे। वहां किसी नेता को रिटायर होने के बाद नहीं दिया जाता। यहाँ नेता और अधिकारी रिटायर होने के बाद भी 5-5, 7-7 गार्ड लिए घूमते हैं, उनके घरों में काम करने के लिए घूमते हैं। अपनी 2-2, 3-3 पीढ़ियों का सामान इन्होंने कर रखा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इन्होंने अपने अमेंडमेंट, जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ वसुंधरा सरकार थी जिसने कि रिटायर होने के बाद चीफ मिनिस्टर को ये मिलेगा, फलाना ढिकड़ा मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? वो भी तो सिर्फ एक जनता के बीच से गया। जब तो बोलते हैं हम जनसेवक हैं, नॉर्मल हम जन सेवक के लिए आए हैं और तुम्हें सारी चीजें चाहिए। डिफेंस का जितना पेंशन दी जाती है वो दिखाया जाता है इतना खर्च हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा खर्च तुम्हारे इन वीआईपी पर होता है। लड़ते जवान हैं और जो ये चंद लोग बैठकर ऊपर स्टार कैंची लगाकर ला रहे हैं, जनरल पुरी जैसी ये स्कीम ला रहे हैं, हमारे से कई गुना बजट इन पर खर्च होता है। हजार आदमी इनकी देख रेख में लगे हैं। बंद कर दो सबसे पहले वो चीजें, आपका बजट, बहुत बजट बढ़ जाएगा। आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है भारत, जो इनकी तिजोरियों में नेताओं की और अफसरों की। आप एक बार सिर्फ बोले थे ना काला धन लाएंगे, तुम विदेश से तो क्या लाओगे, अपने यहां ही एक बार संपत्ति की जांच करवा दो। जरूरत ही नहीं पड़ेगी देश को और चीजें कर कम करने की। बहुत से उदाहरण है देना चाहें तो, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए। वीडियो जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा फिर वहां तक लोग पहुंचते नहीं है। आज हमारे युवाओं से मैं इतनी चीज कहूंगा, वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज वो ट्विटर कैंपेन चलाकर इनको बताएं कि हाँ हम ये लड़ाई जारी रखेंगे अंत तक और एकता से लड़ेंगे। और भविष्य में अगर बीजेपी नहीं मानी तो बीजेपी को कुर्सी से हिलाकर, चाहे किसी को बोलते हैं अगर मजबूरी होती है तो चाहे किसी को भी बैठाना पड़े, चाहे वो राहुल गांधी जी बैठे हैं, चाहे केजरीवाल जी बैठे हैं, चाहे अखिलेश यादव जी बैठे हैं, कोई भी, चाहे कोई भी बैठे गद्दी पर, लेकिन तानाशाह गद्दी को हटाना जरूरी है। आज से पहले भी ये देश चलता था, मोदी जी होने के बाद ये देश नहीं चल रहा है, पहले से भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। मोदी जी रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये मोदी जी की वो है। और मैं कहता हूँ एक सच्चे देश के नागरिक को, एक सच्चे हितैषी को, अपने देश के राजा या प्रधानमंत्री को
सच से अवगत कराना बहुत जरूरी है। मोदी जी की जो आंखों पर चश्मा चढ़ाकर जो झूठी वाहवाही कर रहे हैं, वो देश के लिए सही नहीं बल्कि देश को गर्त में गिरने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप चंद दिन दिखावा कर सकते हो, लेकिन अंत में आप इस देश को खड्डे में डाल दोगे। और जिस तरह अफगानिस्तान की तरह बोल रहे हैं, यहाँ कलेक्टर और डीसी पीसी पता नहीं क्या क्या बने बैठे हो, फिर वो बंदूकधारी आकर टांग देंगे, लो जी हबीबुल्ला साहब यहाँ के कलेक्टर होंगे और फलाना सिंह फलाना यहाँ का प्रधानमंत्री होगा, और फिर रहोगे आप। बहुत से और भी मुद्दे हैं जो जनता कभी हिंदुत्व के नाम पर, फलाने के नाम पर कि हमें ये करना है, फलाना करता है। क्या इसमें सेना में सिर्फ लिखा हुआ है कि हिंदू ही जाएगा वहां? सभी लोग सेना में जा रहे हैं, सभी लोग ट्रेंड होंगे। जब ये 75% बाहर होंगे, देश का भूचाल ही बदल जाएगा। जो अच्छे हैं होंगे, ईमानदार होंगे, वो तो सेट हो जाएंगे, लेकिन जिनकी नौकरी चली जाएगी, जिनको कहीं दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, या जिनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फिर पता नहीं क्या क्या हरकतें करेंगे। और फिर देश को याद आएगा, आप ही के पैसे से ट्रेंड होकर आप ही के सर पर जब ये तांडव होगा, तब याद आएगा कि रविंद्र फौजी जो कह रहा था सही था। तो हमारी लड़ाई, फिर कहता हूं मैं, अब धीरे धीरे, मैं पहले लड़ाई थी मेरी कि पहले ही फौज को सही करने के लिए, मैं चाहे वो सहायक प्रथा हो या और जो फौज में कमियां हो, अफसरों की तानाशाही, उसके लिए मैं लड़ रहा था। लेकिन आज मैं हमारे अफसरों से भी, जो अच्छे अफसर हैं, आपकी और हमारी लड़ाई लड़ती रहेगी। अब जरूरत है आज हमको एक होकर पहले इस स्कीम के खिलाफ लड़ने की। तो मैं अपील करता हूं, एक साथ आए, पहले इस स्कीम को और इस सरकार को बदलो, और फिर हम और चीजें होंगी वो बैठकर बदलते रहेंगे। घर के झगड़े हम बाद में निपटेंगे, पहले इन लोगों से निपटेंगे जो देश के लिए संकट है। बाकी और भी कोई पॉइंट आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को शेयर करें और आज ट्विटर पर जरूर दिखाएं कि हम इसके पक्ष में नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, और वो कोर्ट का जो मैं भूल गया, फिर लोग कहेंगे कोर्ट का बताया नहीं। आज शाम तक अपडेट मिल सकती है हमारे, अगर चंद्रचूड़ सिंह जी आज अगर ठीक हो जाते हैं तो शाम को अपडेट मिलेगी। अगर वो सोमवार को आएंगे तो हमारी सोमवार या मंगलवार को सुनवाई होगी। अगर किसी लंबी बीमारी या किसी और कारणवश वो छुट्टी पे जाते हैं या लंबी छुट्टी होती है, तो फिर हम सोमवार को पूरा दिन उनका इंतजार करके शाम को उनके लिए एक अर्जी लगा देंगे। नेक्स्ट जो भी जज होंगे वो हमारी सुनवाई फिर मंगलवार या बुधवार को होगी। हमारा अर्जेंट मैटर लगा हुआ है। जो भी रजिस्ट्रार जो वहाँ बैठते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने दिया हुआ है कि अगर वो सोमवार को आते हैं तो सोमवार को आपकी फाइल लगा दी जाएगी। तो उसकी टेंशन ना करें, विश्वास रखें कि सिस्टम हमारे साथ है और न्यायपालिका हमें न्याय देने की उम्मीद कर रही है, तो हमें भी उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, एक समय और भगवान की जो लाठी है, जब तक वो घूमेगी, जब तक वो चाहेगा, उसी दिन निर्णय होगा। बाकी ये जो जल्दबाजी में करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, टेस्ट के लोग भी रो रहे हैं। 2-2, 4-3, 3 हज़ार किलोमीटर इनके सेंटर दे दिए। ये भरने वाले ना आधे तो जा ही नहीं रहे। ये इनकी जो चाल है ना, 7.5 लाख फार्म दिखाकर वैकेंसी 3500, और उसमें भी पता नहीं क्या करेंगे, कह देंगे कि अभी ये हो गया, फलाना हो गया। ये जो देश को गुमराह कर रहे हैं, नहीं होने देंगे। हमारा एक एक खून का कतरा इस देश के नाम पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। जो अच्छे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सपोर्ट करेंगे। जो गलत हैं, चाहे हमारे खुद के सगे संबंधी हों, उनका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।